हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्र ऑटोटेक। एंड ये स्कॉर्पियो S11 का फर्स्ट वीडियो है। एंड जो हमारे टोटल हमने वीडियो सफारी और टू व्हीलर के अपलोड किए उनमें ये 14 पार्ट है। सो ये फर्स्ट वीडियो और आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो में अच्छे से फोकस करना है। वीडियो को सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। आई एम श्योर कि अगर ये वीडियो आपने प्रॉपर देख लिया तो आई एम प्रॉपरली श्योर कि आपको काफ़ी हद तक यानी एमहॉक इंजन और स्कॉर्पियो S11 जो कि क्लासिक मॉडल है 4x4 उसकी काफ़ी डीप में जानकारी होने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये स्कॉर्पियो जो हमारे पास आई है 4x4 ये क्लासिक मॉडल है। दैट मीन्स जैसे कि बुलेट क्लासिक है वैसे ही इसे क्लासिक नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि वैसे तो स्कॉर्पियो ने स्कॉर्पियो एन तक लॉन्च कर दिया था, बट जो ट्रेडिशनली ये जो लुक ज़्यादा फेमस था इसलिए इसे क्लासिक नाम दिया। एंड अगेन S11 के साथ इसे लॉन्च किया था। और ये हम जो बात कर रहे हैं वो स्कॉर्पियो S11 4x4 क्लासिक मॉडल पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसमें एमहॉक इंजन है। एज यू नो कि जो एमहॉक इंजन है ये अब स्कॉर्पियो का अपना बनाया हुआ इंजन है। खुद स्कॉर्पियो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना खुद डेवलप किया हुआ है। और अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा का चाहे एक मैक्सिम हो 2 सिलेंडर वाला या बुलेरो 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर XUV हो या जाइलो हो या स्कॉर्पियो हो, सभी गाड़ियों में एमहॉक इंजन ही वे लोग यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये एमहॉक इंजन आपको 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर में अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग टाइप से मिलता है। ओके, सो एमहॉक दैट मीन्स एम से होता है कि माइक्रो हाइब्रिड। ओके, सो माइक्रो हाइब्रिड मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि कहीं ना कहीं पोल्यूशन को कंट्रोल कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में होता ज़्यादा स्पेशली कुछ नहीं होता है, इन द सेंस ऑफ कि अगर आपने ज़्यादा देर तक गाड़ी को ट्रैफिक वगैरह में खड़ा करके रखा है एक पार्टिकुलर RPM में, यानी गाड़ी चल नहीं रही, जैसे कि हमने रेड सिग्नल पे गाड़ी को खड़ा कर दिया या कभी भी, तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। देन अगेन हम जैसे हम क्लच दबाएंगे गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। इससे क्या होगा, फ्यूल की जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी। उतनी देर तक हमारी गाड़ी में फ्यूल नहीं जलेगा। सेकंड थिंग, पोल्यूशन कंट्रोल होगा। पोल्यूशन कंट्रोल के चलते इसे M4 माइक्रो हाइब्रिड बोला जाता है। ठीक है, जो कि एक टाइप से जो हाइब्रिड व्हीकल्स है उनसे मोटिवेटेड है। सेकंड, जो हॉक जो वर्ड है, ये हॉक एक टाइप का डीजल इंजन की सीरीज है जिसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों में इंजन में यूज किया है। ओके, सो ये एमहॉक इंजन कुछ ऐसे दिखता है। यू कैन सी दैट कि इसके ऊपर इंटरकूलर लगा होता है। ठीक है, इसका जो इंजन का टॉप है उसके इंटरकूलर उसके टॉप में लगा हुआ होता है। एंड उसी के चलते आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां जो हैं लाइक यहाँ पे एक वेंटिलेशन लगा हुआ होता है। यहाँ पे देखा आपने, ये बोनेट के ऊपर वेंटिलेशन लगा होता है, तो आप इजीली देख के समझ जाएंगे कि अगर बोनेट के ऊपर वेंटिलेशन टाइप का लगा हुआ है तो उस इंजन के ऊपर ही जो उसका इंटरकूलर है वो लगा हुआ है। ओके, तो इंजन कुछ ऐसे दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट की। सो ये रहा इंजन कंपार्टमेंट एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई जो VLX मॉडल है 12 से लेके 15 तक की LX और VLX मॉडल थे, उनमें ये मैक्सिमम 90% इंजन सेम ही है। कुछ चीज़ों को इधर उधर किया है, जैसे ये जो रिजर्वायर है कूलेंट का, वहां पे उस गाड़ी में VLX में कुछ ऐसे हुआ करता था। ओके, तो इसमें यहाँ पे आ गया है। ऐसे छोटे मोटे चेंजेस है, बाकी आई एम श्योर सारी चीज़ें सेम है। स्पेशल इसमें क्या है, इसमें स्पेशल यही है कि ये जो कूलेंट रिजर्वायर यहाँ पे लगा दिया गया है, ये एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस कॉलम के साथ HFM सेंसर, ये मतलब जो मास एयर फ्लो सेंसर है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कपलर लगा हुआ है। ओके, और ये है सबसे अच्छा, ध्यान से देखिएगा जो इंजन कंपार्टमेंट में चीजें बता रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन चीजों को आपने माइंड में रखना है। ओके, तो ये HFM सेंसर है और ये इसका एयर फिल्टर है। यहाँ पे ये ब्रेक बूस्टर है। ब्रेक बूस्टर और HFM के बीच में यहाँ पे लगा हुआ है वैक्यूम टैंक, ये ब्लैक कलर वाला। ओके, सो इसमें क्या है, एक वैक्यूम पंप लगा हुआ होता है, उससे हमेशा इसमें वैक्यूम यानी नेगेटिव प्रेशर बना हुआ रहता है। ओके, ये क्लच मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है और ये आपका टेंडम मास्टर सिलेंडर ब्रेक के लिए लगा हुआ है। ये इंटरकूलर लगा हुआ है इंजन के ऊपर, एमहॉक जैसे कि एमहॉक की बैचिंग दी हुई है। एंड ये रेडिएटर लगा हुआ है और रेडिएटर के ऊपर ऐसे ये लगा हुआ है कूलेंट रिजर्वायर। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो
और फ्यूल पंप है, सॉरी फ्यूल फिल्टर है, इससे के साथ फ्यूल पंपिंग भी दी हुई है। पंप इसमें 3 चीजें दी होती है एक्चुअली। पंप के लिए दिया होता है जो हम फ्यूल को पंप करते हैं एयर को डीएरेट करने के लिए, उसके ऊपर दिया हुआ है जैसे ये दिखा रहा है। ये बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे फ्यूज बॉक्स भी इसका दिया हुआ है, और ये लगा हुआ है एबीएस का एसीएम, और जो ईबीडी होती है इलेक्ट्रिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूटर, ये हाइड्रोलिक यूनिट यहाँ पे लगी हुई है। सो ये कुछ चीजें लगी हुई है इंजन कंपार्टमेंट में। आई एम श्योर इन चीजों से आपको काफी कुछ क्लियर ही होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब आप देखिए इंजन का फ्रंट एंड है, ठीक है, ये फ्रंट है इंजन का। और इन चीजों पे आप काफी डीप में जो मैं चीजें बता रहा हूँ उनको ध्यान में रखिएगा। ये इंजन का जो पुली है, पुली के ऊपर 2 बेल्ट लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, ये इंजन की पुली है। अब पुली से देखिए एक बेल्ट लगा हुआ है विथ ऑटोमेटिक टेंशनर, ये ऑटोमेटिक टेंशनर है। एंड यहाँ से एक बेल्ट लगाया हुआ है जो ऑल्टरनेटर को ड्राइव देगा। एंड जो स्टेयरिंग पंप है इसमें रैक एंड पिनियन टाइप का हाइड्रोलिक स्टेयरिंग है। कौन सा? रैक एंड पिनियन, जो कि सेम सफारी में लगा हुआ है, वही रैक एंड पिनियन टाइप का स्टेयरिंग है, उसका पंप लगा हुआ है। तो पुली में 2 बेल्ट है। अब देखिए इनर साइड वाला जो बेल्ट है वो सीधा ड्राइव देगा वाटर पंप को। ये देखिए वाटर पंप है, वाटर पंप को ड्राइव देते हुए एसी कंप्रेसर को ड्राइव देगा, और टेंशनर से पुली पे आ गया। ये अंदर वाले बेल्ट की कहानी है, ओके। और जो बाहर वाला फैन बेल्ट है वो ड्राइव देगा ऑल्टरनेटर को और आपके स्टेयरिंग पंप को। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी। और ये आपका जो सामने दिखाई दे रहा है ये टाइमिंग चेस्ट कवर, ओके, टाइमिंग चेस्ट कवर है। सो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब हमने टाइमिंग चेस्ट कवर को हटा दिया तो इंजन कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। यू कैन सी ये टाइमिंग चेस्ट कवर हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इस इंजन के एमहॉक इंजन के अंदर ये देखिए टाइमिंग चेस्ट कवर के अंदर यहाँ पे ऑयल पंप लगा हुआ है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल टाइप का ट्रोचाइड टाइप पंप है, ठीक है। ये पंप यहाँ पे लगा हुआ है। सो मेक श्योर कि फ्यूचर में आप कभी भी इंजन टाइमिंग बांधते हैं या कभी भी कोई इंजन से रिपेयर करते हैं तो इसको लगाए बिना कभी भी इंजन को सेल्फ नहीं मानना है, टेस्ट नहीं करना है। बिकॉज अगर ये पंप यहीं पे रह जाएगा तो हाइड्रोलिक्स वगैरह टूट जाएंगे। जैसे आपको मैंने अपने, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में सारे वीडियो डले हुए हैं सफारी से रिलेटेड, सफारी स्ट्रॉम में। और इस इंजन में मैंने उस टाइम भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, सफारी स्ट्रॉम और जो स्कॉर्पियो के इंजन में 90% चीजें सेम है। अगर चेंजमेंट कुछ है तो ड्राइव का, जैसे टाइमिंग उसमें बेल्ट से ड्राइव हुई है, इसमें टाइमिंग में चेन लगी हुई है, यानी कुछ माइनर चीजों के चेंजमेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजी अप्रोक्स सेम यूज की गई है। तो उन चीजों को माइंड में रखना है अपने, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब अगर हम बात करते हैं, काफी डिमांडिंग वीडियो था आपके लोगों की तरफ से, तो आई एम श्योर इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट वॉच किया तो आप लोग स्कॉर्पियो S11 के क्लासिक मॉडल 4x4 की काफी डिटेल्ड में जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। जैसे मैंने बताया कि ये टाइमिंग कवर है जो यहाँ पे लगा हुआ होता है, ठीक है। हमने टाइमिंग कवर हटाया तो इंजन टाइमिंग कुछ ऐसे नजर आएगा आपको। और इस टाइमिंग कवर के अंदर ही ऑयल पंप है। अब आप, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था पिछले उसमें, ये जो पुली है, पुली के अंदर 2 कट बने हुए थे। जैसे हम पुली को क्रैंकशाफ्ट के अंदर लगाएंगे इस माउंटिंग के साथ, जैसे माउंटिंग बोल्ट के साथ, तो पुली एक्चुअली क्या होता है, इस जो ऑयल पंप के अंदर से होके जाती है, जिससे ऑयल, पुली जब रोटेट होगी तो ऑयल पंप भी रोटेट होगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि क्रैंकशाफ्ट के फ्रंट एंड से ड्राइव ले रहा है पुली के साथ कौन? ऑयल पंप। और लगा कहाँ पे? टाइमिंग चेस्ट कवर के अंदर ही परमानेंट फिक्स है, ओके। यहाँ पे जब आपने टाइमिंग कवर हटा दिया तो पंप भी साइड हो गया। इन चीजों को आपने माइंड में रखना है, ओके। अब अगर हम बात करें जो इसके इंजन टाइमिंग की, तो इंजन टाइमिंग के लिए हमने आगे हम बात करेंगे, बट इसमें चेन टाइमिंग है, ठीक है। यहाँ पे 2 चेन लगी हुई है, इसे प्राइमरी चेन बोलेंगे, और ये वाली को जो कैमशाफ्ट दोनों को ड्राइव दे रही है ये होगी आपकी सेकेंडरी चेन। अच्छा, ये वाटर पंप है और इसमें टेंशनर लगे हुए हैं। ये ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक टेंशनर है। ऊपर वाला जो इंजन ब्लॉक में लगा हुआ है और नीचे वाला जो होता है ये एक्चुअली होगा, ये स्प्रिंग टेंशनर वाला होता है ना, स्प्रिंग लोडेड होता है। ये आप EGR लगा हुआ है इंजन के लिए। एंड ये VGT टर्बोचार्जर, ये AC कंप्रेसर। और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंजन के लेफ्ट हैंड साइड के व्यू की, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में इंजन कुछ ऐसे नजर आएगा। जैसे हमने देखा ये AC कंप्रेसर लगा हुआ है, उसके नीचे लगा हुआ है स्टीयरिंग पंप, ओके। स्टीयरिंग पंप के पास आप देखिए इनटेक मैनिफोल्ड, ये ब्लैक कलर का है। और ये ब्लैक इसमें आप देख पा रहे होंगे EGR वाला पाइप आया हुआ है। इनटेक मैनिफोल्ड में जो पाइप आ रहा है ये EGR कूलर से EGR वाला पाइप आया हुआ है। और ये जो पीछे आप देख पा रहे हैं ये कूलेंट का पाइप है जो सिलेंडर हेड में जा रहा है,
ओके। और यहीं से आप देख पा रहे हैं सिलेंडर हेड से एक पाइप जा रहा है, वो कूलेंट का, जो कूलेंट को सर्कुलेट करेगा। एंड किसमें, ऑयल कूलर में। ये ऑयल फिल्टर है, उसके नीचे ऑयल कूलर लगा हुआ है, इसी के साथ यहाँ पे ऑयल फिल्टर स्विच लगा होता है। और ये हो गया इसका इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। देखिए कूलेंट जो इंजन ब्लॉक से वापस आ रहा है, ये यहाँ से सीधा रेडिएटर में जाता है। ओके। सो इसका जो थर्मोस्टेट है वो बाहर है, इस जगह में नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूं आपको। लेकिन यहाँ पे आप देख लें, ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। मैंने इसको येलो से मार्क किया हुआ है। और ये हो गया डबल मास फ्लाईव्हील। और आगे बढ़ते हैं। सो ये देखिए थर्मोस्टेट हाउसिंग कहाँ पे है, ये वाली थर्मोस्टेट हाउसिंग है। डोंट बी कंफ्यूज कि यार थर्मोस्टेट तो इंजन से बाहर लगा हुआ है, तो इस गाड़ी में ऐसा ही स्कॉर्पियो के सभी मॉडल में सेम थर्मोस्टेट हाउसिंग आपको मिलने वाला है। ये देखिए, ये जो हमने अभी देखा था, यहाँ से जो पाइप आउट हो रहा है, इस पाइप के बीच में और रेडिएटर के बीच में थर्मोस्टेट हाउसिंग यहाँ पे लगी रहेगी। देखिए इंजन, ये है इंजन ब्लॉक से जो हॉट वाटर आ रहा है उसको हमें रेडिएटर में सर्कुलेट करना है ना। तो देखिए ये आ गया, ये इंजन से ब्लॉक से जो हॉट वाटर आया वो यहाँ पे थर्मोस्टेट हाउसिंग में आएगा। जब तक थर्मोस्टेट नहीं खुलेगा तो ये पाइप, इस पाइप के थ्रू ये पाइप इंजन के फ्रंट से निकलता है, इंजन ब्लॉक में सर्कुलेट होता रहेगा। जब थर्मोस्टेट ओपन होगा तो ये सीधा जाएगा वर्टिकली रेडिएटर में। ओके। सो आपको यहाँ तक आई एम श्योर समझ में आ गया होगा कि ये थर्मोस्टेट हाउसिंग कहाँ पे है, आउटसाइड ऑफ इंजन है, इंजन हेड या ब्लॉक में नहीं है। ओके। तो ये हो गया इंजन का लेफ्ट हैंड साइड का व्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड व्यू इज वेरी इंटरेस्टिंग। यू कैन सी, मैंने दो चीजों को मेंशन किया है, ईजीआर एंड वीजीटी। सो इट्स नॉट ए बिग डील कि ईजीआर वीजीटी का लोकेशन क्या है, ये आप लोग इजीली जानते हैं। बट मैंने इनको मेंशन इसलिए किया क्योंकि ये दोनों ऐसे एक्चुएटर्स हैं जो कि इंजन में सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये इंजन का, यहाँ पे ये कूलेंट के लिए है, जो रेडिएटर से कूलेंट का होज आएगा, यहाँ से रेडिएटर में कूलेंट सर्कुलेट होगा। ओके। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस गाड़ी में जैसे ये फ्लाईव्हील दे रखा है तो डबल मास फ्लाईव्हील, इसमें हम आगे डिस्कस कर लेंगे। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है ईजीआर। ओके, ईजीआर कूलर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पाइप का कनेक्शन निकला हुआ है, हॉस पाइप का। यहाँ पे इसमें पाइप में कूलेंट इन होता है, यहाँ से आउट होता है। तो एग्जॉस्ट गेट को, जो एग्जॉस्ट गैस आ रही है उनको ठंडा करने का काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें माइंड में रखना है कि जो यहाँ से एग्जॉस्ट गैस आएगी, ये यहाँ पे इसमें क्या लगता है, यहाँ पे लगता है एक्चुएटर के लिए पाइप लगती है, उससे ईजीआर ऑपरेट होता है। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी, जैसा मैंने सफारी के वीडियो में बताया था कि स्कॉर्पियो के अंदर जो ईजीआर और वीजीटी है वो एक्चुएटर वैक्यूम से ऑपरेट होते हैं, यानी वैक्यूम मॉड्यूलेटर से ऑपरेट होते हैं, और मॉड्यूलेटर इलेक्ट्रिक ऑपरेट होता है ईसीएम के थ्रू। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट स्लाइड बनाई है, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। बट अभी अगर हम बात की जाए तो ये वीजीटी यानी वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर, इसमें भी यहाँ पे एक वैक्यूम का पाइप लगा हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी यहाँ से वैक्यूम से इसको खींचा जाएगा, और सेम यहाँ पे एक पाइप मॉड्यूलेटर से वैक्यूम का पाइप आएगा, जिससे ये ईजीआर ऑपरेट होगा और वैसे ही वीजीटी ऑपरेट होगा। अब आपने एक चीज मेक श्योर करना है, ग्राउंड फॉल्ट में काफी प्रॉब्लम्स आती है हमें आइडेंटिफाई करने में। सो अगर आपने ये मेक श्योर करना है कि मेरा टर्बो चार्जर इज वर्किंग और नॉट, एंड मेरा ईजीआर गाड़ी का वर्किंग और नॉट, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ब्लैक स्मोक आता है और हम जब स्कैन करते हैं तो या तो टर्बो का कोड आ जाता है या ईजीआर का कोड आ जाता है, सो वी गेट कंफ्यूज्ड। तो फिजिकली आइडेंटिफाई कैसे करना है, आपने बोनट को उठाना है एंड इग्निशन स्विच से किसी और से गाड़ी को स्टार्ट करना होता है। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, इनिशियली ये वाला लीवर नीचे चला जाएगा। अगर ये नीचे जा रहा है मतलब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ और एक्चुएटर ऑपरेट हो गया, दैट मीन्स टर्बो चार्जर काम कर रहा है। वैसे ही ईजीआर का होता है। जैसे आपने, अब इसमें आप फिजिकली देख नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे लिंक ये अंदर लगा हुआ है एक्चुएटर, जो अप डाउन होगा पिस्टन। लेकिन आपने क्या करना है, ये जो पाइप यहाँ पे वैक्यूम का लगा होता है, यहाँ पे भी एक वैक्यूम का पाइप लगा होता है, इस पाइप को लेना है हाथ में और उसमें उसको फील करना है। गाड़ी स्टार्ट होते ही वहां पे इनिशियली वैक्यूम बनता है, ठीक है। उसके बाद में डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन इनिशियली एक्टिवेट होता है। सेम टर्बो ईजीआर को आप इनिशियली गाड़ी का इग्निशन ऑन करके चेक कर सकते हो कि टर्बो चार्जर वर्किंग कर रहा है और जो ईजीआर वर्किंग कर रहा है नहीं, ठीक है। ये दोनों के ऊपर में नेक्स्ट स्लाइड में डीप में डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये टर्बो का कूलर, सॉरी ईजीआर का कूलर है, ठीक है। जो एग्जॉस्ट गैस यहाँ से आई है वो काफी हॉट होती है,
उसको ठंडा करता है, क्योंकि यहाँ पे जो पाइप लगा हुआ है वो ठंडे पानी का रहता है, मतलब उसका जो टेम्परेचर है काफी ठंडा होता है, क्योंकि कूलेंट जो जो कूलेंट आ रहा है यानी कूल डाउन होके आ रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेडिएटर में यहाँ से कूलेंट जा रहा है, ठीक है, यहाँ से कूलेंट जा रहा है, यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से जो ठंडा हो रहा है, और जो उस साइड से हम कूलेंट को इन कराते हैं, यानी जो कूल डाउन होके आता है यहाँ से, उस कूलेंट का पाइप यहाँ पे लगता है, यानी जो ठंडा पानी है दैट मीन्स अगर वो कांटेक्ट में आएगा किसके, एग्जॉस्ट गैस के, तो एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर कुछ हद तक यानी डाउन हो जाएगा, एंड देन ये गैस सर्कुलेट होगी कहाँ पे, ये देखिए यहाँ से जो पाइप गया हुआ है ईजीआर का, ठीक है, ये गैस यहाँ से आई। अब देखिए यहाँ से एग्जॉस्ट से हमने गैस ली है, देखिए एग्जॉस्ट टी जंक्शन से यहाँ पे लिया हुआ है, जैसे ईजीआर ऑपरेट होगा तो गैस यहाँ से आएगी, ठंडी होगी, देन फिर ये सर्कुलेट होगी इस पाइप के थ्रू। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला ईजीआर का पाइप आके लगा इनटेक मैनिफोल्ड में। तो इस टाइप से आप ईजीआर जो है उसके सारे फॉल्ट को क्लीन कर सकते हो, देख सकते हो भाई, चेक कर सकते हो। अच्छा, ईजीआर को क्लीन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये ईजीआर वॉल जो भी गाड़ी में है सबसे ज्यादा यहाँ पे डर्टी हो जाते हैं, यहाँ पे ब्लैक कार्बन डिपोजिट हो जाता है। तो ईजीआर को जब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा ना तो डायफ्राम अप की तरफ जाता है, उस टाइम क्या होगा, कार्बन डिपॉजिट होगा तो पार्शियली ब्लॉक हो जाएगा, तो गाड़ी ब्लैक स्मोक देना शुरू कर देती है। उस टाइम इसको पर्सनली मेंटेनेंस करना है, एज पर माय व्यू जितना मैं जानता हूँ, ईयरली इसे खोल के और क्लीन करना इज मैंडेटरी। तो उससे ये क्या पिस्टन स्टक नहीं होगा और ये प्रॉपर काम करेगा। सेकंड थिंग, अगर आपने चेक करना है कि ईजीआर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ईजीआर का फॉल्ट है, तो आप इस पाइप को हटा के और इसको डायरेक्ट कर देंगे यहाँ से, अगर इसको चॉक कर देंगे बिल्कुल टेम्परेरी और गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि गाड़ी ब्लैक स्मोक देगी लेकिन एक्सीलेटर प्रॉपर लेगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ईजीआर फॉल्टी है। ओके, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। और वैसे ही सेम आपने अगर वीजीटी को चेक करना है तो वीजीटी को ऐसे इग्निशन ऑन करते ही ये लीवर नीचे दबना चाहिए, क्योंकि इसको वैक्यूम यहाँ से वैक्यूम मिलेगा, इस जगह नीचे यहाँ पे वैक्यूम खींचेगा तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, तभी वीजीटी एक्टिवेट होगा। अब उस टाइम अगर वीजीटी का डे डाउन नहीं हो रहा है दैट मीन्स वीजीटी काम नहीं कर रहा है आपका। आपने इसको फिर फिजिकली यहाँ पे इसको प्रेस करके और देखना है, उससे आपका आरपीएम भी बढ़ जाएगा और ब्लैक स्मोक खत्म हो जाएगा। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ओके, तो ये इंजन का रियर एंड है। अब रियर एंड में इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दिखाई दे रहा है, डबल मास फ्लाई व्हील और उसके ऊपर ही लगा हुआ है एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट के ऊपर वैक्यूम पंप। अब जैसे मैंने बताया था कि वैक्यूम पंप कहाँ पे लगा होता है, हमेशा एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट के ऊपर लगा होता है। इस गाड़ी में भी दो कैमशाफ्ट है, इनलेट कैमशाफ्ट और एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट। तो ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है जो एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट से ड्राइव लेगा और यहाँ से वैक्यूम रिजर्वायर में रिजर्व होती है, जो कि कहाँ पे लगा हुआ है, इंजन कंपार्टमेंट में मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए इंजन, यहाँ पे पाइप आया हुआ है कहाँ से, वैक्यूम पंप से, और यहाँ पे रिजर्व होके रहता है वैक्यूम हमेशा, ठीक है, मतलब नेगेटिव प्रेशर बना हुआ होता है। और ये प्रेशर तीन जगह काम आता है। आप देखिए यहाँ से एक कंटिन्यू प्रेशर लाइन जाएगी वैक्यूम बूस्टर के लिए, जो कि ब्रेक बूस्टर में काम आती है, जैसे सफारी में भी आई थी, लेकिन सफारी में यहाँ पे एक ही काम था, लेकिन यहाँ से रिजर्वायर दिया है क्योंकि यहाँ पे दो काम और हमें कराना है, ईजीआर और वीजीटी एक्चुएटर को ऑपरेट कराना है। उसके लिए नेक्स्ट हम बताएंगे कैसे कराना है फिजिकली। फिलहाल आप ये समझे कि आपको उस टैंक से दो कनेक्शन आते हैं मॉड्यूलेटर के थ्रू, एक कनेक्शन यहाँ पे आता है वैक्यूम का और यहाँ पे आता है, और ये वैक्यूम से दोनों ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, और ये वैक्यूम पंप देखा आपने, ये कैम फैस सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, एग्जॉस्ट कैम शाफ्ट के ऊपर, ये देखिए यहाँ पे ये, ओके। और अब हम बात करते हैं ये टॉप व्यू की। हमने टॉप से इंजन को देखा तो हमें कैसा लगा। देखिए सबसे पहले आपको जो ब्लैक दिख रहा है ये ऑयल मिस्ट सेपरेटर है, इसमें भी 3 कनेक्शन है। डोंट फील दैट कि भाई सफारी में 3 कनेक्शन थे, इसमें भी सेम होता है। ये जो ऑयल मिस्ट सेपरेटर है ये टोटल 6 माउंटिंग के साथ यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि ये टेपेट कवर है ना, टेपेट कवर से जितना भी जो वेपर आएगा, ऑयल वेपर, वो ऑयल वेपर इसके अंदर आएगा, एंड देन कूल डाउन होने के बाद जब लिक्विड फॉर्म में ऑयल बनेगा वो वापस इसी से डाउन हो जाता है। इसमें 2 रास्ते अंदर बने हुए हैं, ठीक है। और जो वेपर जो कूल डाउन नहीं होगा, जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, वो सीधा यहाँ से इस पाइप से एयर फिल्टर के अंदर सर्कुलेट करते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ से एक पाइप, होस पाइप लगा होता है एयर फिल्टर में, एयर फिल्टर के बाद टर्बो के पहले। तो क्या होता है यहाँ से सीधा जो एयर रहेगा वो सीधा चला जाएगा वापस से टर्बो चार्जर के अंदर और वापस कंबशन चैम्बर में सर्कुलेट होगा, जिससे पॉल्यूशन
कम होगा। ओके, यहाँ से ऑयल फिलिंग के लिए नेक दे रखा है और यहाँ पे देखिए चारों इंजेक्टर है 1 2 3 4। ये कॉमन रेल है, कॉमन रेल के एंड में लगा हुआ है रेल प्रेशर सेंसर। ओके, और यहाँ पे लगा हुआ है एग्जॉस्ट कैमसॉफ्ट के ऊपर, जैसे हमने जस्ट अभी बात किया था, ये हुआ वैक्यूम पंप। यहाँ देखिए 2 कैमसॉफ्ट है, एक कैमसॉफ्ट है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इस साइड एग्जॉस्ट सिस्टम है तो यहाँ पे एग्जॉस्ट कैमसॉफ्ट है, और यहाँ पे इंटेक मैनिफोल्ड है तो इंटेक का कैमसॉफ्ट है इनलेट के लिए, जो इनलेट वॉल को ऑपरेट करता है। अब ये देखिए एग्जॉस्ट कैमसॉफ्ट है, यहाँ पे इतना लगा हुआ है। एग्जॉस्ट कैमसॉफ्ट के ऊपर ये कैम फेस सेंसर बोल दिया, कैमसॉफ्ट पोजीशन सेंसर बोल दिया। ये वही सेंसर है जो कि कैमसॉफ्ट की पोजीशन को ईसीएम को बताएगा। ओके, तो टॉप में कुछ ऐसे ही है इंजन। एंड अब आगे हम बढ़ते हैं, तो ये आ गया इंजन ब्लॉक। ठीक है, अब इंजन ब्लॉक इज कॉमन थिंग वी नो वेरी वेल, एंड इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, मैं आपको इस चीजों को इंक्लूड इसलिए किया हूं यहाँ पे। ये देखिए आप इंजन ब्लॉक के अंदर पिस्टन, कूलिंग जेट या ऑयल जेट लगे हुए हैं, तो ये चारों सिलेंडरों में 4 लगे होते हैं। ठीक है, चारों सिलेंडर में नीचे ब्लॉक में लगे हुए हैं, कुछ ऐसे यहाँ पे मैं 2 दिखाया हूँ। तो एक कभी केस आता है बहुत बार, एक बार मैंने फिजिकली देखा कि क्या होता है कि पूरा इंजन जहाँ सीजर होता है, सिर्फ एक पार्टिकुलर पिस्टन सीजर हो जाती है, एक पार्टिकुलर पिस्टन ही सीज हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द केस में उसका रीजन ये होगा, अगर इनमें से क्या होता है, ऑयल जो जेट है चारों एक साथ खराब नहीं होते, लेकिन अगर पर्सनली अगर एक ही ऑयल जेट अगर फॉल्टी हो गया, किसी कारण उसका प्रेशर कम हो गया या ये प्रेशर नहीं दे रहा ऑयल का, तो पार्टिकुलर पिस्टन सीजर हो जाती है। ओके, सो अगर आप कभी भी इंजन ओवरहाल कर रहे हो या डीप में काम हो रहा है, तो इन सभी ऑयल जेट को चेंज कर देना है, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर फ्यूचर। एंड ये इंजन जो हेड है, अब देखिए यहाँ पे इसमें भी फैक्ट है, ये जो टैपेट कवर है ना, ये यहाँ तक का पोर्शन टैपेट कवर ही है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक टैपेट कवर है, और ये देखिए हाफ, यानी जब आप इसका कभी टैपेट कवर खोलेंगे इस इंजन का, तो आपको यहाँ तक ये सेमी सर्कल तक टैपेट कवर नजर आएगा। ठीक है, ये जहां तक मैं साइन कर रहा हूँ, और ये बाकी का सिलेंडर हेड है। तो ये टैपेट कवर आगे से कुछ ऐसे होता है और पीछे नॉर्मल टैपेट कवर की तरह होता है, लेकिन आगे एक कवर ऐसे होता है। ठीक है, सेमी सर्कल की तरह। क्यों? क्योंकि इस पे माउंट होता है इंजन का टाइमिंग कवर। देखिए टाइमिंग कवर ऐसे टाइट हो रहा है, ये ऐसे टाइट होता है, ये टैपेट कवर के ऊपर आधा टाइट होता है। तो आपने मेक श्योर करना है, कभी भी अगर टैपेट कवर खोलना है तो टैपेट कवर के पहले आपने ये वाला कवर, इंजन का टाइमिंग कवर आगे वाला खोलना पड़ेगा, जिसे टाइमिंग चेस्ट कवर बोला जाता है। ठीक है, टाइमिंग चेस्ट कवर नहीं खोलेंगे तो ये जो टैपेट कवर है वो नहीं खुलेगा। तो पहले अगर इंजन डिसमेंटल करना है तो टाइमिंग के लिए खोलना है तो ये खोलिए, उसके बाद अगर कैमसॉफ्ट वगैरह हटाने हैं तो फिर इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बाद में खुलता है, क्योंकि एक दूसरे से असेंबल्ड है ये। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो इंजन का टाइमिंग कवर है ना, यहाँ पे 3 माउंटिंग नट्स होते हैं नीचे, जो आपको दिखाई नहीं देंगे अगर आप फ्यूचर में कभी इसको खोल रहे हैं तो यहाँ पे 3 माउंटिंग बोल्ट्स इसके जो इंजन की जो सम्प है, सम्प के साथ लगे होते हैं। देखिए इंजन सम्प के साथ इसके 3 माउंटिंग लगे हुए होते हैं। तो अगर आप ये सभी माउंटिंग, इसमें लोगों ये सारे माउंटिंग खोलने के बाद भी आपने 3 माउंटिंग खोलना है नीचे सम्प के साथ। ये माउंटिंग इंजन ब्लॉक के साथ सम्प और टाइमिंग कवर दोनों को लगाते हैं, एक साथ ही काम करते हैं। तो तीनों माउंटिंग यहाँ से हटाना है, मेक श्योर रखना है चीजें, क्योंकि आपको अगर आइडिया नहीं रहेगा तो आप इसको खोलेंगे देन फिर काफी डैमेज हो सकता है। तो अब बात करते हैं, हम इंजन ब्लॉक हेड की बात हो गई। अच्छा, ये इंजन ब्लॉक है, तो इंजन ब्लॉक में देखिए चारों पिस्टन है, न्यू फिटेड है, और इसका गैस्केट सबसे थोड़ा अलग दिखेगा आपको। स्कॉर्पियो एमहॉक इंजन का गैस्केट आप देख के पहचान सकते हैं, क्योंकि इसका फ्रंट से गैस्केट कुछ राइट साइड में लंबा होता है, कुछ इस साइड से निकला हुआ होता है हाई प्रेशर पंप के पास। ठीक है, तो इसमें ये 10 माउंटिंग नट है इसके, और बाकी ऑयल और कूलेंट के पैसेज है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा, ये हेड के ऊपर लगे हुए 16 लिखा है मैंने 16 इंटू HLA एंड RFF, यानी कि हाइड्रोलिक लेस एडजस्टर एंड रोलर फिंगर फॉलोवर। ये 16 इंटू लिखे हुए हैं मैंने, क्योंकि 16 वॉल है,
तो हर वॉल के लिए एक एचएलए होता है, समझ गए। तो आपको इस बातों को माइंड में रखना है कि एक एचएलए एक आरएफएफ, ये देखिए यहाँ पे मैंने असेंबली को भी लगाया हुआ है, कुछ ऐसे दिखता है ये, इसको बोला जाता है, लंबे बुलेट जैसा दिख रहा है, ये होता है एचएलए यानी हाइड्रोलिक लेस एडजस्टर, और इसे बोला जाता है रोलर फिंगर फॉलोवर, क्योंकि इसमें रोलर, यहाँ पे रोलर बेरिंग होता है और उसके अंदर निडल बेरिंग होता है। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो होल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसके अंदर ये क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर एक ऑयल गैलरी है और इसके अंदर भी एक ऑयल गैलरी, जैसा मैंने बताया सफारी या हुआ या स्कॉर्पियो हुआ, वो सभी गाड़ियां जिनके अंदर हाइड्रोलिक टैपेट लगे हुए हैं, उनमें कैम्पशाफ्ट के नीचे जहाँ पे क्या होता है एक्स्ट्रा ऑयल गैलरी होती है, एक सभी इनलेट को ऑयल का प्रेशर देगी और एक सभी एग्जॉस्ट एचएलए को ऑयल का प्रेशर देगी। जैसे इसमें ये देखिए यहाँ पे इस टाइप से सभी एक साथ ऑयल कैविटी बनी होती है, ऐसे ही यहाँ पे बनी होती है, उनमें ऑयल का प्रेशर रहेगा, वो ऑयल यहाँ पे एक कैविटी होती है, इसके अंदर हाइड्रोलिक में जाएगा और इसको टाइट बना के रखेगा, यानी इसके अंदर प्ले नहीं आने देगा, जिससे साउंड नहीं आएगा। आपने कभी देखा होगा पुरानी स्कॉर्पियो या सफारी हो जाती है, जैसे इंजन को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा टक 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 करके टैपेट नॉइजी का साउंड आता है, लेकिन वो साउंड थोड़ी देर बाद चला जाता है क्योंकि इस गैलरी में ऑयल का प्रेशर भर जाता है। अगर वो साउंड परमानेंट है तो पहले सारे लुब्रिकेशन सिस्टम को चेक करना है, यानी ऑयल की क्वालिटी देखना है और ऑयल चेंज कर देना है, और जो ऑयल पंप है उसका प्रेशर सही होना चाहिए, फिल्टर वगैरह, और जो ऑयल का कूलर है वो सभी ठीक है। अगर यहाँ पे यानी ऑयल का प्रेशर सही बन रहा है तो फिर हमें हाइड्रोलिक्स एचएलए और आरएफएफ को चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये सभी एक साथ नहीं जाते, इनमें से पार्शली कोई काम नहीं करते हैं तो साउंड बिगड़ता है, बट जब आप चेंज कर रहे हो तो ऑलमोस्ट सभी को एक साथ चेंज कर देना है। ओके तो अभी ये है डुअल ओवरहेड कैम्पशाफ्ट। जैसे हमने टैपेट कवर को हटा दिया तो देखा, मैंने बोला था कि टैपेट कवर में हाफ सेमी सर्कल होते हैं, यानी आधे यहाँ पे रखे हुए, इसके ऊपर टैपेट कवर लगेगा। तो ये दो कैम्पशाफ्ट है, दोनों कैम्पशाफ्ट कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। ये एग्जॉस्ट साइड का, वो इनलेट साइड का, और यहाँ पे ये कट बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे लगा होता है कैम फेज सेंसर या कैम्पशाफ्ट पोजीशन सेंसर, जो कि एग्जॉस्ट कैम्पशाफ्ट पे लगा होता है। और आप अगर ये कट देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे लगेगा वैक्यूम पंप, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये वैक्यूम पंप यहाँ पे लगा हुआ है एग्जॉस्ट कैम्पशाफ्ट के ऊपर, और ये कैम फेज सेंसर लगा हुआ है, तो इसी से ड्राइव लेते हैं दोनों, ठीक है, क्योंकि इसी के पोजीशन को डिटेक्ट करता है कैम फेज सेंसर यहाँ पे, और इससे ड्राइव लेता है वैक्यूम पंप। ओके सो ये इस टाइप से सिलेंडर हेड है, एंड दोनों आपने देख लिए, दोनों कैम्पशाफ्ट इस टाइप से लगे हुए होते हैं, दोनों के ऊपर स्प्रॉकेट लगे होते हैं, इसे ड्राइव लेते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर की जो एग्जॉस्ट कैम्पशाफ्ट का जो एंड है यहीं से ड्राइव ले रहा है वैक्यूम पंप, एंड इसी के ऊपर लगा हुआ है कैम फेज सेंसर, देखिए पॉइंट बना हुआ है, यही कैम फेज सेंसर डिटेक्ट करता है, ठीक है। सो अभी एक सबसे इंटरेस्टिंग और एक खास चीज मैं दिखाने वाला हूँ आप लोग को, क्योंकि आपने जितनी गाड़ियां अभी तक देखी है, जहाँ तक हम करते हैं, एमहॉक इंजन की अपनी एक स्पेशलिटी है कि इसमें जो क्रैंक पोजीशन सेंसर होता है वो फ्लाईव्हील के ऊपर नहीं होता है, जिसे फ्लाईव्हील सेंसर या क्रैंक पोजीशन सेंसर जिसे बोला जाता है, या इंजन स्पीड सेंसर, तो ये मोस्ट ऑफ दी व्हीकल में लगा होता है फ्लाईव्हील के ऊपर। जैसे कि फ्लाईव्हील को डबल टीथ होते हैं एंड उसी को डिटेक्ट करता है, ये इंडक्टिव टाइप का होता है। लेकिन क्या है, स्कॉर्पियो एमहॉक इंजन के अंदर देखिए आप क्रैंकशाफ्ट लगा हुआ है, क्रैंकशाफ्ट का फ्रंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पुली लगता है, और ये चेन के लिए, प्राइमरी चेन के लिए स्प्रॉकेट लगा हुआ है। इसके पीछे आप देख पा रहे हैं अंदर की तरफ एक गियर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें ऐसे टीथ है, और ये गियर होता है अंदर, ब्लॉक के अंदर फिट होता है ये गियर, ठीक है। और इस गियर में आप देख पा रहे हैं अगर ध्यान से तो एक टीथ यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, यानी कि ये गियर यहाँ पे इंजन में कुछ ऐसे फिट होगा, देख पा रहे हैं आप, ऐसे यानी ब्लॉक में, और ये फ्रंट में कुछ ऐसे यहाँ पे ये गियर आएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जो हाई प्रेशर पंप के नीचे जो ऐसे क्रैंकशाफ्ट है, उसी में, उसी के जस्ट ऊपर यानी क्रैंकशाफ्ट के ऊपर यहाँ पे लगा होता है क्रैंक पोजीशन या क्रैंकशाफ्ट सेंसर, ठीक है। इस चीज को थोड़ा माइंड में रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है सभी गाड़ियों से, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट का भी फोटो लगाया है ताकि आपको पता चले, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट के ऊपर ही गियर लगा हुआ है फ्रंट में, तो यानी क्रैंकशाफ्ट कुछ ऐसे रहेगा। और ये जो वायर दिख रहा है ना आपको, ये 3 पिन का वायर, ये है क्रैंकशाफ्ट पोजिशन का वायर। देखिए आप यहाँ से वायर घुमा हुआ है, ऑयल फिल्टर के पीछे से यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ये येलो कलर का निशान है, यानी ये सिलेंडर ब्लॉक में लगा हुआ है राइट हैंड साइड, ये जो हाई प्रेशर पंप है उसके नीचे सिलेंडर ब्लॉक में लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्रैंकशाफ्ट
पोजीशन सेंसर। अगर ये सेंसर फॉल्टी हुआ तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि अगर ये सेंसर फॉल्टी हुआ तो आपने व्हीकल स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आती है। ये बेसिक सेंसर है, इसका किसी कारण से कपलर वगैरह निकल गया या कुछ भी हार्नेस खराब हुई, प्रॉब्लम होगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेंसर जिन्हें मैंने बताया आपको, वो है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, यानी कि कैमशाफ्ट पोजीशन और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ये ऊपर लगा हुआ है एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट के ऊपर, और ये लगा हुआ है ब्लॉक में जो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए टीथ को डिटेक्ट करता है। इस टीथ को कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है इस टाइप में, यानी हाई प्रेशर पंप के नीचे इंजन ब्लॉक में, क्योंकि ये तो क्रैंकशाफ्ट इंजन ब्लॉक में फिट है परमानेंट। तो यहाँ पे लगा हुआ है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर या इंजन स्पीड सेंसर। इंजन स्पीड, नॉट व्हीकल स्पीड, इंजन की स्पीड। तो ये दो चीजें डिटेक्ट करता है, एक टीडीसी को डिटेक्ट करता है और एक इंजन की स्पीड, दोनों को ईसीएम को इंफॉर्मेशन देता है। 3 कपलर वाला होता है। ठीक है, तो इसका आपको कभी प्रॉब्लम आती है कि भाई क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 सेंसर ऐसे हैं जिनके बारे में हमें बहुत डीप में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इनके बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो आपको इसलिए मैंने यहाँ पे डीप में दिखा दिया है, चीजों को ध्यान रखिए। ओके, अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, डुअल मास फ्लाईव्हील यानी डीएमएफ। ठीक है, डुअल मास फ्लाईव्हील, दैट मीन्स डीएमएफ। ये इस गाड़ी का एक स्पेशल फीचर्स है S11 का। अब देखिए, डुअल मास फ्लाईव्हील का मतलब, मास फ्लाईव्हील जैसे सफारी में था सिंगल मास फ्लाईव्हील, यानी फ्लाईव्हील तो था लेकिन वो सिंगल मास में था, यानी एक वेट था, यानी कि एक बॉडी था। लेकिन इसमें 2 बॉडी होती है। आप देख पा रहे हैं, ये इसका फेस है जहाँ क्लच प्लेट लगेगा, और यहाँ पे है इसका जहाँ पे ये इंजन क्रैंकशाफ्ट के साथ फिट होता है इस माउंटिंग के साथ। ठीक है, फ्रंट और रियर इसका दोनों, फ्रंट और बैक दोनों पोजिशन मैंने लगा दिया है। अच्छा, साथ में मैंने क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट भी लगाई है। अब भाई प्रेशर प्लेट का तो कोई काम है नहीं, लेकिन क्लच प्लेट मैंने इसलिए लगाई, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि थोड़ी क्लच प्लेट आपको डिफरेंट लग रही होगी, क्योंकि इसमें जो है टॉर्जन स्प्रिंग नहीं है। आपको देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, बाकी सभी क्लच प्लेट में क्या होता है, यहाँ पे स्प्रिंग लगे होते हैं ना, टॉर्जन स्प्रिंग, टॉर्जन जो फोर्स है उसको रिड्यूस करते हैं ना, टॉर्जनल वाइब्रेशन को कम करते हैं। जैसे क्लच प्लेट में 2 स्प्रिंग होते हैं ना, एक तो कुशन स्प्रिंग, जैसे ये पतली हो गई जिनके ऊपर लाइनर लगे होते हैं ना, ये पतली सी, दैट इज कॉल्ड कुशन स्प्रिंग। ठीक है, जो कुशनिंग का काम करते हैं। और एक यहाँ पे होते हैं टॉर्जनल वाइब्रेशन को कम करते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग लगे होते हैं, जैसे किसी में 4 होते हैं, किसी में 6 स्प्रिंग होते हैं। तो इसमें तो आप अगर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई स्प्रिंग नहीं है, तो आप तो एक तो क्लच प्लेट देख के पहचान सकते हैं कि अगर किसी भी गाड़ी जैसे एलएसवी और स्कॉर्पियो के अंदर डबल मास फ्लाईव्हील है, तो उनकी क्लच प्लेट कुछ ऐसे नजर आएगी, यानी उसमें स्प्रिंग नहीं रहेंगे फिजिकली, अगर आपको चेक करना है तो। अच्छा, सेकंड मोस्ट थिंग कि डबल मास फ्लाईव्हील है क्या, कैसे काम करता है। तो महिंद्रा की तो सभी गाड़ियां लगभग 2016 के बाद अप्रॉक्स सभी गाड़ियों में डबल मास फ्लाईव्हील आ रहा है। अब ये करता है क्या है, वैसे भी तो फ्लाईव्हील था, तो एक्चुअली क्या करता है, वाइब्रेशन को कम करता है, और टॉर्जनल वाइब्रेशन जो होता है ना एक एंड पे, उसको ये बहुत रिड्यूस कर देता है, और जो ट्रांसमिशन की जो नॉइजी है उसे कम करता है। नहीं, आपको 2 स्पेशल फीचर्स याद रखने, वैसे तो इसको काफी बेनिफिट्स है, बट मोस्ट ऑफ ही की 2 है। एक तो टॉर्जनल वाइब्रेशन को कम करता है, देखिए टॉर्जनल वाइब्रेशन को यही कम कर देता है, इसीलिए यहाँ पे टॉर्जन स्प्रिंग नहीं लगे हुए हैं। ये चीज आपको माइंड में रखना है। ओके, अच्छा, सेकंड चीज क्या है, अच्छा मैं आपको इसका कट व्यू दिखाऊंगा। और ये क्या करता है, जो ट्रांसमिशन की नॉइजी है, यानी जो गियर लगाते टाइम जो आवाजें आ रही थी उसको काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, डबल मास, डबल से आप समझ रहे हैं कि 2 चीजें। तो अभी होगा क्या, इसमें क्या 2 फ्लाईव्हील होते हैं, आप देख पा रहे हैं, ये एक पोर्शन अलग होता है और पीछे वाला जहां टीथ है, जैसे ये टीथ है ना, ये पोर्शन ये अलग है, और यानी ये रोटेट होते हैं और इनमें प्ले होती है। जैसे कि ये वाला सेंटर वाला पोर्शन है ना, ये हमने क्रैंकशाफ्ट पे फिट कर दिया। तो क्रैंकशाफ्ट के अंदर जब आपने फिट कर दिया, तो जो ये टीथ वाला पोर्शन है पीछे वाला, ये क्रैंकशाफ्ट के साथ परमानेंट फिक्स हो गया। लेकिन इसके अंदर प्ले होता है, जैसे ये राउंड, जैसे हम इसको घुमाएंगे ना, तो ये लगभग कुछ डिग्री तक फ्री घूमेगा, उसके बाद इंजन को घुमाएगा, यानी कि 2 अलग अलग असेंबली से मिलके फ्लाईव्हील बना, इसलिए इसको बोलते हैं डुअल मास फ्लाईव्हील, यानी कि 2 फ्लाईव्हील को हमने मिला दिया। ओके, यानी कि 2 फ्लाईव्हील थे, उनको एक साथ जोड़ दिया, और उनके अंदर
जैसे एक पीछे वाले को घुमाया तो आगे वाला कुछ डिग्री बाद घूमेगा, है ना, उनके अंदर प्ले रहेगा, इसीलिए डुअल मास फ्लाईव्हील बोला जाता है। अच्छा, इसको डीप में डिस्कस के लिए ये देखिए यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है इसका कट सेक्शन, डुअल मास फ्लाईव्हील। अब देखिए यहाँ पे कि ये वाला पोर्शन इंजन का, पीछे वाला पोर्शन इंजन के साथ फिक्स हो गया, क्रैंकशाफ्ट को हमने यहाँ पे माउंट कर दिया, तो ये वाला टीथ वाला हिस्सा एक साथ घूमेगा। और इसके अंदर देखो टॉर्जनल वाइब्रेशन के लिए टॉर्जनल जो है स्प्रिंग इसके अंदर लगे हुए होते हैं फ्लाईव्हील के अंदर, देख पा रहे हैं आप। इसीलिए जो क्लच प्लेट है उसके ऊपर टॉर्जनल स्प्रिंग नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें पूरा टॉर्जनल स्प्रिंग पूरा लगा हुआ है, चारों तरफ ऐसे लगा हुआ था गोल गोल, तो ये टॉर्जनल वाइब्रेशन को कम कर देते हैं और सस्पेंशन की जो नॉइजी है गियर लगाते टाइम वो भी कम हो जाती है। लेकिन इसका भाई एक डीमेरिट भी है, क्योंकि लगभग आपने 2 या 3 बार क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट चेंज करने के बाद ये फ्लाईव्हील भी आपको चेंज करना होता है, इसमें कोई रिपेयर नहीं है। और अगर आपको पता करना है कि फ्लाईव्हील डुअल मास फ्लाईव्हील खराब हो गया है, तो बहुत बार आप देखेंगे गियर लगाते टाइम आपको गियर शिफ्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे रिवर्स गियर में पुराने मॉडल में लगता था। तो उस टाइम आपने क्या करना है कि इसका इंस्पेक्शन करना है। इसमें क्या होगा कि जो पूरा नीचे वाला पोर्शन है उसको आप फिक्स करेंगे, ऊपर वाले को जब घुमाएंगे ना, जैसे ये वाला घूमता है, जैसे ये वाला हिस्सा जो पीछे वाला है ये क्रैंकशाफ्ट के पास फिट हो गया। अब जब आप इस वाले को घुमाएंगे ना, यहाँ पे क्लच प्लेट तो यहाँ फिक्स होगी इस फेस के साथ, तो ये कुछ डिग्री तक घूमेगा, प्ले रहेगा, उसके बाद पूरा घूमना शुरू होगा। तो वो प्ले क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे अप्रोक्स जितना मुझे पता है 5 to 6 कट तक ये फ्री घूमता है, उसके बाद ये पूरा घूमना शुरू कर देता है। तो उससे कट से ज्यादा अगर ये घूम रहा है तो इसमें फ्री प्ले ज्यादा हो गया, मतलब ये डबल मास फ्लाईव्हील खराब हो गया, डिफेक्टिव हो गया, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो आई एम श्योर मैं ट्राई किया हूं आपको समझाने के लिए कि डबल मास फ्लाईव्हील होता क्या है, यानी कि 2 फ्लाईव्हील को जोड़ा, दैट मीन्स आप सिंपली समझ ले उसका अंदर कुछ ऐसे होता है, एक जो है टॉर्जनल स्प्रिंग होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड खास चीज आ गई है, ईजीआर वीजीटी वैक्यूम सर्किट। देख पा रहे हैं आप, ईजीआर वीजीटी वैक्यूम सर्किट यानी एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वॉल और वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि ये दोनों बहुत बड़ी चीज है इस गाड़ी की। देखिए, ईजीआर और वीजीटी यानी वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर और एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वॉल। अब ये दोनों के लिए एक स्पेशल वैक्यूम सर्किट होता है जो कि इन दोनों को ऑपरेट करता है। अभी कैसे करेगा, एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे वैक्यूम आती है, ठीक है, ईसीएम के ऊपर, ईसीएम की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो जस्ट 5 मिनट अपने माइंड को थोड़ा एक्टिवेट रखिएगा। अगर ईजीआर वीजीटी सर्किट को आपने समझ लिया तो इन फ्यूचर आपको टर्बो चार्जर ईजीआर से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट को डायग्नोस करने में काफी हेल्प मिलेगी और काफी आसान तरीके से आप बता कर सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको मैं एक नॉर्मल बात बताता हूँ कि अगर आपने टर्बो को चेक करना है कि टर्बो लीक कर गया, तो जैसे हम यहाँ पे ये टर्बो का आउटलेट है ना जो कि इंटरकूलर में जा रहा है, यहाँ से एयर क्लीनर एयर को शक करेगा और यहाँ से इंटरकूलर में सेंड करेगा, तो यहाँ पे ऑयल अगर आ गया तो टर्बो लीक हो गया, दैट मीन्स हमें टर्बो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये वीजीटी ही जाम हो जाता है या किसी कारण यहाँ पे वैक्यूम नहीं आ रहा है। अभी क्यों नहीं आ रहा है, वो आगे ईसीएम तक का उसमें कनेक्शन रहता है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम सर्किट को देखते हैं क्योंकि इसका सर्किट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो इससे पहले हम बात करते हैं कि वीजीटी काम कैसे करता है। वैसे तो मैंने सफारी वाले जो लेक्चर था हमारा फर्स्ट वाला वीडियो, उसमें डीप में डिस्कस किया है, लेकिन टर्बो चार्जर तो आपको पता है K1 सीरीज, K2 सीरीज, K सीरीज के टर्बो चार्जर पहले से चल रहे थे। तो भाई ये वीजीटी वीएनटी टर्बो चार्जर आए क्यों, जैसे बोला है वीजीटी टर्बो चार्जर यानी वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर, एक आता है वीएनटी टर्बो चार्जर वेरिएबल नोजल टेक्नोलॉजी, एक आता है वीटीटी टर्बो चार्जर यानी वेरिएबल टर्बाइन टेक्नोलॉजी। तो तीनों का घुमा फिरा के काम एक ही है, वो स्पेशल नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मल जो टर्बो थे उनमें टर्बो लेग था। ओके, तो हम इस डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि वीजीटी क्या है, कैसे काम करता है। देखिए, जैसे इंजन स्टार्ट हुआ तो एग्जॉस्ट गैस ने जाके टरबाइन को रोटेट किया, लेकिन आपको भी पता है जैसे इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन का आरपीएम कम होता है और उस टाइम उतनी गैस नहीं होती। इस टरबाइन को घुमाने के लिए यहाँ पे प्रेशराइज से कंटिन्यू गैस चाहिए,
तब जाके ये गैस इसको घुमाएगी और बाहर निकल जाएगी। ओके, तो उस टाइम हो क्या रहा था कि जब इंजन स्टार्ट हो रहा था ना, तो उस टाइम एयर ज्यादा चाहिए, और जब टर्बो चार्जर लगा हुआ है ना, तो पूरा सक्शन इंटरकूलर की वजह से पूरा सक्शन एयर फिल्टर तक पहुंच भी नहीं पाता है इंजन का। यहाँ से जो सक्शन क्रिएट होगा, जब इंजन देखिए, इंजन जब क्रैंक होगा तो यहाँ से सक्शन क्रिएट होगा। अब ये सक्शन पहले इंटरकूलर में पड़ेगा, इंटरकूलर में फिन्स होती है, उसके बाद फिर एयर फिल्टर में जाएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी कि यहाँ से भी टर्बो को क्रॉस करके यहाँ से एयर को खींचने के लिए उस टाइम एयर की जो सप्लाई है वो कम हो रही थी। अब जैसे इंजन स्टार्ट हो गया और स्टार्ट होने के लगभग कुछ सेकंड तक यहाँ पे ये इसकी स्पीड नहीं होती है, क्योंकि एग्जॉस्ट गैस जब तक अच्छे से नहीं जाएगी फुल स्पीड में, तब तक टरबाइन रोटेट नहीं होगा। जब टरबाइन रोटेट नहीं होगा तो कंप्रेसर भी रोटेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही शाफ्ट पे लगे हुए हैं। उस टाइम क्या हो रहा था कि एयर की सप्लाई कुछ कम हो रही थी, इसी को बोला जा रहा था टर्बो लीक। ठीक है, क्योंकि एयर तो आ रही है लेकिन कम एयर आ रही है, निकल जा रही है, तो वो अच्छे से घुमा नहीं पा रही थी, इसीलिए टर्बो लेग हो रहा था। प्लस टर्बो चार्जर को कंट्रोल भी हम अच्छे से इलेक्ट्रिकली कर नहीं पा रहे थे। तो उस टाइम क्या आया, वीजीटी आया, वेरिएबल जियोमेट्री टर्बो चार्जर। अब यहाँ पे इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक लगा हुआ है डायफ्राम, एक लगा हुआ है लिंकेज, यहाँ पे आता है वैक्यूम का कनेक्शन। जैसे यहाँ पे वैक्यूम आएगा, वैक्यूम पंप का कनेक्शन आएगा, तो डायफ्राम को ऊपर खींचेगा। जब डायफ्राम को ऊपर खींचेगा तो ये लिंकेज कुछ ऐसे आगे की तरफ आएगा। ओके, जब आगे की तरफ आ गया, यानी अभी आ गया, अभी एक्टिवेशन कंडीशन में, यानी अभी एक्टिवेट है, ठीक है, ऑन कंडीशन में है अभी वीजीटी। तो क्या होगा, इन ब्लेड्स का रास्ता पूरा ऐसे गोल बंद कर देगा। जब बंद कर देगा तो होगा क्या कि जितनी भी एयर यहाँ से आ रही थी ना, वो सारी एयर सबसे पहले इसको घुमाएंगी, जो एग्जॉस्ट गैस है, और फिर बाहर निकलेंगी। तो उससे होगा क्या कि जल्दी से जल्दी ये घूमना ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा इंजन स्टार्ट होते ही, यानी क्रैंक जैसे थोड़ी सी गैस आई पूरा इसी को घुमाना शुरू करेंगी। तो क्या होगा कि टर्बो चार्जर की स्पीड शुरू में ही ज्यादा हो जाएगी। जब शुरू में स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो ये ज्यादा से ज्यादा एयर को इनिशियली से ही सप्लाई करना शुरू कर देगा, जो कि पुराने टर्बो चार्जर में नहीं हो रहा था। और जब ये अब आप देखना, जैसे मैंने पहले आपको कुछ देर पहले बताया था कि अगर आपने फिजिकली अगर चेक करना है तो इग्निशन ऑन करते ही अगर आप देखेंगे कि इंजन कंपार्टमेंट में इंजन के बोनट को अप करिए और इंजन आप सेल्फ मारेंगे ना, तो ये वाला लीवर नीचे दबेगा टक ऐसे, उसी टाइम सडनली ये नीचे जाएगा। जैसे इग्निशन ऑन करेंगे आप और इंजन स्टार्ट करेंगे, इंजन स्टार्ट करते ही नीचे चला जाता है, इग्निशन ऑन में नहीं जाता है। जैसे स्टार्ट करेंगे ये नीचे चला जाएगा, यानी कि जो मॉड्यूलेटर है जिनके हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, वो वैक्यूम के रास्ते को यहाँ से खोलेंगे और वैक्यूम इसको नीचे भेजेगा। नीचे भेजेगा तो टर्बो जो वीजीटी है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, वीजीटी एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब ये सारी फिन्स अभी जैसे क्लोज हैं वैसे ये सारी आसपास वाली फिन्स क्लोज हो जाएंगी। तो पूरी एयर इसको घुमाने के बाद ही एग्जॉस्ट गैस बाहर जाएंगी, जिससे क्या टर्बो की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। जो नॉर्मल टर्बो चार्जर थे वो 80,000 टू 120 लाख के अप्रोक्स उनका आरपीएम हुआ करता था, अप टू 1,20,000। लेकिन ये जो वीजीटी या वीटीटी, जिसे वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर, वीटीटी मतलब वेरिएबल टर्बाइन टेक्नोलॉजी, और एक होता है वीएनटी यानी वेरिएबल नोजल टर्बो चार्जर, ये तीनों का मतलब घुमा फिरा के एक ही होता है। कुछ इस टाइप की नोजल्स होती है, ये वेंस होती है, इनको बोला जाता है वीजीटी वेंस। अब ये वेंस से गोल इन्होंने एक सर्कल बना लिया, तो सारी गैस इनसे टच होके जा रही है ना, तो एक्चुअली होगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा एग्जॉस्ट गैस जल्दी टर्बो की स्पीड बना देंगी। अब जब हमें टर्बो को डीएक्टिवेट करना है तो ईसीएम डिसाइड करता है कि अब बूस्ट प्रेशर सेंसर, वो एक अलग कहानी है। बूस्ट प्रेशर सेंसर बताएगा कि इनटेक मैनिफोल्ड में अभी एयर का प्रेशर ज्यादा हो गया है, तो उस टाइम यहाँ से कनेक्शन कट होगा, एयर की सप्लाई यहाँ पे वैक्यूम कट होगा और ये टर्बो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये फिर से इसे फैल जाएंगी, मतलब ऐसे खड़े खड़े हो जाएंगे ना, तो सारी गैस यहाँ से निकल जाएगी, इसलिए इसकी स्पीड ऑटोमेटिक टरबाइन की स्पीड कम हो जाएगी। तो आप समझे सिर्फ वीजीटी या वीएनटी या वीटीटी में होता क्या है, ये जो वेन्स है छोटी छोटी, ये इसमें क्या ये मूवमेंट करती है, कभी ऐसे जो वर्टिकल होती है, कभी ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है। जब हॉरिजॉन्टल होगी सारी एक साथ हो जाएगी तो एक गोल सर्कल बनाएगी, जिससे गैस बाहर नहीं जा पाएगी और इन्हीं के साथ यानी टरबाइन को जल्दी घुमा के ज्यादा स्पीड में घुमा के बाहर निकलेगी। और जब टर्बो डीएक्टिवेट होगा कुछ टाइम के लिए, जैसे होता है ईसीएम करता है, तो उस टाइम ये वर्टिकल से खड़ी हो जाएंगी, तो गैस इसको पूरी गैसें इसके कांटेक्ट में नहीं आएंगी टरबाइन की, जिससे इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये हो गया वीजीटी टर्बो चार्जर।
चलिए अब वैक्यूम सर्किट की बात करते हैं। अच्छा एक और चीज है जो मैं बता देता हूँ, ईजीआर और बच गया। ओके, ईजीआर काम कैसे करता है, जैसा मैंने बता दिया यहाँ पे कि वीजीटी, देखिए ईजीआर वीजीटी वैक्यूम सर्किट कि यहाँ पे तो ये डाउन हो जाएगा, लेकिन ईजीआर भाई ईजीआर काम कैसे करेगा। एक्चुअली ईजीआर के लिए दोनों मॉड्यूलेटर लगे हुए हैं, इन्हें बोला जाता है मॉड्यूलेटर्स, ठीक है। और इंजन कंपार्टमेंट में कहाँ आपको मिलेंगे, अगर कभी प्रॉब्लम आती ईजीआर में, आपको एक हिंट दे रहा हूँ, पर्सनली आपको काफी काम आएगी। अगर गाड़ी सडनली ब्लैक स्मोक दे रहा है, कीप इट ऑलवेज माइंड, गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी, अगर ब्लैक स्मोक दे रहा है तो आप समझ जाइए कि या तो वीजीटी फेल हो गया या ईजीआर फेल हो गया, यानी इन्हीं दोनों में से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम और भी हो सकता है, आपके इंजेक्टर्स फॉल्टी हो सकते हैं, एयर फिल्टर चोक हो सकता है, एचएफएम सेंसर फॉल्टी हो सकता है, लेकिन ये दोनों चीजें आप इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दो मॉड्यूलेटर लगे होते हैं, एक मॉड्यूलेटर एयर फिल्टर के राइट साइड में लगा होता है, एक इस जो वैक्यूम टैंक है यहाँ पे लगा हुआ होता है, ठीक है। दो मॉड्यूलेटर का लोकेशन मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और यहाँ से वैक्यूम पाइप गया हुआ है, देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो ये वैक्यूम पाइप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये गया हुआ है ईजीआर के अंदर, ईजीआर के ऊपर ही वैक्यूम पाइप लगा हुआ है। और एक सीधा यहाँ से, अच्छा देखिए ईजीआर वाला मॉड्यूलेटर यहाँ पे लगा होगा जहाँ पे पॉइंट कर रहा हूं मैं, और वहां से पॉइंट, ये यहाँ से इसका पाइप गया हुआ और मॉड्यूलेटर यहाँ से इसको एयर सप्लाई देगा। और जो वीजीटी के लिए मॉड्यूलेटर है वो यहाँ पे लगा हुआ है इस टैंक के पास, और उसका पाइप ऐसे नीचे गया हुआ होता है। तो दोनों पाइप क्या करते हैं, वैक्यूम का रास्ता खोलते हैं, नहीं वैक्यूम को खोलते हैं, जिससे वीजीटी और जो आपका ईजीआर है वो काम करता है। तो ये दो मॉड्यूलेटर लगे हुए होते हैं, ठीक है, इन दोनों को बोला जाता है वैक्यूम मॉड्यूलेटर। ये दोनों मॉड्यूलेटर एलएसपी में भी सेम लोकेशन पे सेम साइज के सेम मॉड्यूलेटर लगे हुए हैं, लाइट स्ट्राइक व्हीकल में भी और स्कॉर्पियो के सभी वेरिएंट्स में भी ये मॉड्यूलेटर्स लगे हुए होते हैं। लेकिन सफारी में कुछ कहानी अलग है। सफारी में क्या होता है, इन मॉड्यूलेटर की जगह यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक सोलेनाइड लगे हुए हैं, और वो सोलेनाइड डायरेक्ट वीजीटी और ईजीआर को ऑपरेट करते हैं, उसमें वैक्यूम का कोई रोल नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, वैक्यूम से ऑपरेट होता है। अब देखिए होगा कैसे, जैसे कि ईसीएम ने यहाँ पे करंट की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई आती है, दोनों में कपलर लगे हुए होते हैं, 2 वायर वाले कपलर लगे हुए होते हैं। जैसे जब ईसीएम को ईजीआर को ऑपरेट करना है तो ईसीएम करंट की सप्लाई देगा मॉड्यूलेटर में, ओके। और मॉड्यूलेटर में यहाँ पे देखिए, दोनों मॉड्यूलेटर में यहाँ पे और यहाँ पे जो बीच वाला पाइप है, दोनों पे वैक्यूम टी जंक्शन से वैक्यूम टैंक से यहाँ पे दोनों में वैक्यूम आया हुआ होता है, ओके। यहाँ तक समझ में आया। दोनों मॉड्यूलेटर में यहाँ पे ईसीएम से 12 वोल्ट वाले कपलर लगे हुए होते हैं। जैसे ईजीआर या वीजीटी को ऑपरेट कराना है ईसीएम को, तो ईसीएम यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन करता है। जब ऑन करता है तो यहाँ पे ऑलरेडी वैक्यूम के पाइप, जो रिजर्वायर है वैक्यूम का, वहां से यहाँ पे टी जंक्शन से 2 पाइप लगे हुए होते हैं, कंटिन्यू सप्लाई वैक्यूम की यहाँ तक रहती है, ओके। तो जब ये वैक्यूम की सप्लाई यहाँ पे रहती है तो ये जब एक्टिवेट होगा तो वैक्यूम यहां से निकलेगा, कहां से, इस एक से ये वाले से वैक्यूम आउट होगा, और ईजीआर वाला ईजीआर में यहाँ पे जाके एक्ट करेगा, और वीजीटी वाला वैक्यूम यहाँ पे जाके एक्ट करेगा और ये इसको डाउन कर देगा। तो जो वीजीटी टर्बोचार्जर है वो काम करना शुरू कर देगा, जैसे मैंने बताया एक डाउन होगा, और ये क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, ओके। ये इसको कैसे खींचेगा, ऊपर की तरफ। यहाँ पे जब वैक्यूम पड़ेगा, यहाँ पे इसमें डायफ्राम है, डायफ्राम ऊपर की तरफ खींचेगा, तो डायफ्राम इससे, ये देख पा रहे हैं वॉल लगा हुआ है, ये पिस्टन लगा, पिस्टन को ऊपर खींचेगा। अब होगा क्या, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसमें 2 माउंटिंग, एक माउंटिंग है आपको दिखाई दे रही है, 2 माउंटिंग तो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, जहां पे आपका लगेगा कूलर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एग्जॉस्ट गैस कूलर लगेगा इन 2 माउंटिंग में। एक माउंटिंग है पीछे लगा हुआ है, आपको इंजन में दिखा देता हूं। तो इस चीजों को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ग्राउंड में इसकी बहुत ज्यादा फॉल्ट आते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे 2 माउंटिंग नीचे लगे हुए हैं, जहां से एग्जॉस्ट गैस का पाइप ही आया हुआ है, ओके। अब ये एग्जॉस्ट गैस यहाँ पे रुकी रहेगी, और जब यहाँ पे वैक्यूम की सप्लाई ईसीएम ने खोली, मतलब मॉड्यूलेटर में करंट की सप्लाई ईसीएम ने दी, तो वहां से वैक्यूम यहाँ पे एक्ट करेगा, और ये एक्ट वैक्यूम इस डायफ्राम को ऊपर उठाएगा। जब ऊपर उठाएगा तो ये वॉल खुल जाएगा और एग्जॉस्ट गैस यहाँ से आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जो एग्जॉस्ट गैस यहाँ रुकी थी वो यहाँ पे जाएगी, और यहाँ पे ठंडी होकर वापस इनलेट मैनिफोल्ड में, यानी इनटेक मैनिफोल्ड में सर्कुलेट हो जाएगी। वैसे ही ये वीजीटी में यहाँ पे वैक्यूम आएगा तो ये डाउन हो जाएगा, और ये इसका पिस्टन भी अप होता है, ठीक है। तो इस चीजों को ध्यान में रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीजें कुछ ऐसी है
एमहॉक इंजन के लिए, जो कि मतलब काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है। दोनों की वजह से अगर दोनों में फॉल्ट या फॉल्ट के बहुत कारण हो सकते हैं। ईसीएम सबसे पहले ईसीएम यहाँ पे सप्लाई देगा, तो मोस्ट ऑफ द केस में फॉल्ट ये आते हैं कि यहाँ पे वैक्यूम, अच्छा ये वाले रिटर्न, ये दोनों जो काले वाले पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये दोनों में एक होके जब अगर हम वैक्यूम लेंगे तो जब वैक्यूम इसको जब रिलीज करेंगे ना तो हमें पॉजिटिव प्रेशर देना पड़ेगा एटमॉस्फेयर पे। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों में फ्रेश एयर, इन दोनों को टी जंक्शन से जोड़कर एयर फिल्टर में लगा दिया जाता है। तो उससे क्या होगा कि ये पॉजिटिव एयर ले लेंगे ताकि रिलीज हो जाएगा, नहीं तो डिस्कनेक्ट होने के बावजूद भी ये रिलीज नहीं हो पाएगा क्योंकि एयर नहीं मिल पाएगी, वैक्यूम बना रहेगा। तो ये दोनों काले वाले जो ब्लैक वाले पाइप दिखाई दे रहे हैं ये एयर फिल्टर में लगे हुए होते हैं, ठीक है। और ये वाला अप डाउन होता है पिस्टन ईजीआर वाला, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लैक स्मोक जम जाता है, बहुत काला जम जाता है। जब ये काला पूरा ब्लैक जम जाता है, इसमें कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, तो क्या होता है कि ये पार्शियली चोक हो जाता है, इसलिए काम भी नहीं करता है। ओके, तो अब मैंने बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ईजीआर वीजीटी वैक्यूम सर्किट। चलो अब इनिशियली हम देखते हैं एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट के ऊपर वैक्यूम पंप लगा हुआ है। वैक्यूम पंप ने वैक्यूम को बनाया और टैंक के अंदर वैक्यूम को क्रिएट कर दिया। ओके, ये वैक्यूम यानी कि नेगेटिव प्रेशर, यानी यहाँ पे वहां पे कोई पॉजिटिव प्रेशर नहीं है, इतना समझिए। तो वैक्यूम पंप ने एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट के एंड में फिट है, एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट से ड्राइव लिया और वैक्यूम बनाया किसमें, वैक्यूम रिजर्वायर में। वैक्यूम रिजर्वायर ब्लैक वाला कहाँ लगा हुआ है, ब्रेक बूस्टर के जस्ट बगल में लगा हुआ है। सो यहां से एक कनेक्शन तो कहाँ चला गया, सीधा आया और वहां से टी जंक्शन से ब्रेक बूस्टर के लिए वैक्यूम ले लिया। ओके, देखिए यहीं पे मैंने बताया, यहाँ पे कंटिन्यू वैक्यूम यहीं पे ले लिया। ब्रेक जो पाइप टैंक के लिए जा रहा था उसमें से टी जंक्शन से ब्रेक बूस्टर के ले लिया, यानी वैक्यूम का एक काम हो गया। अब वैक्यूम के दो काम और बचे हुए हैं। वो दो काम क्या है, ईजीआर मॉड्यूलेटर और वीजीटी मॉड्यूलेटर को ऑपरेट कराना। टैंक से एक नेगेटिव प्रेशर का पाइप आएगा और टी जंक्शन के थ्रू दोनों वैक्यूम मॉड्यूलेटर में पावर को यानी वैक्यूम को कनेक्ट करके रखेगा। वैक्यूम यहाँ पे हमेशा बना रहेगा, ठीक है। अब जब मॉड्यूलेटर को कमांड मिलेगा कि भाई हमें अभी ईजीआर, या अब देखिए यहाँ पे दो पाइप गए हुए हैं, ऊपर ईजीआर के लिए गया हुआ है, नीचे टर्बो वाला पाइप गया हुआ है। ये देखिए वीजीटी के लिए पाइप गया हुआ है, ठीक है, ऊपर गया हुआ है ईजीआर के लिए। ये वीजीटी का टर्बो चार्जर में जा रहा है, यहाँ पे आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन टर्बो का है। तो दोनों मॉड्यूलेटर को जब जिसको कमांड मिलेगा ईसीएम से, क्योंकि यहाँ पे इनमें क्या होता है, दोनों कपलर के अंदर 12-12 वॉट सप्लाई ईसीएम से जब आती है, जब हमें ईजीआर या वीजीटी को ऑपरेट कराना है। तो जब ये ऑपरेट होगा तो वैक्यूम के रास्ते को खोलेगा और वैक्यूम एक्ट करेगा इस डायफ्राम पे। जब डायफ्राम पे मान लो ईजीआर वाले पे ऑपरेट किया तो ये डायफ्राम ऊपर की तरफ उठा, जो एग्जॉस्ट गैस को यहाँ से सर्कुलेट करेगा और कूलर में ठंडी होगी और कूलर एग्जॉस्ट गैस कहाँ आएगी, इनटेक मैनिफोल्ड में, ठीक है। अगर ये चोक हो जाता है तो ब्लैक स्मोक आता है। तो आपने इसको अगर चेक करना है तो आपने डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं और यहाँ पे वैक्यूम को भी चेक कर सकते हैं। इसमें फॉल्ट आते हैं तो वैक्यूम का ये सोलेनाइड खराब हो जाता है जिसे मॉड्यूलेटर बोला जाता है, और सप्लाई को भी चेक करना है, ये स्टक भी हो जाता है, पाइपलाइन भी चोक हो जाती है, पाइपलाइन अंदर से पेरिश्ड भी हो जाती है। तो इसमें काफी फॉल्ट आते हैं, आपने मेन यहाँ पे वैक्यूम चेक करना है, ठीक है। वैक्यूम आ रही है तो ये फिर चौक है, इसको क्लीन करना है। दो ही फॉल्ट आते हैं, ओके। और ये एक जो लगा हुआ है वीजीटी के लिए, अब देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे एयर फिल्टर लगा हुआ है। फिजिकली अगर देखेंगे तो राइट साइड वाला वीजीटी के लिए होता है, लेफ्ट साइड वाला होता है ईजीआर के लिए। तो दोनों के पाइप में एक एक पॉजिटिव पाइप आता है एयर के लिए, और दोनों पाइप, एक गया हुआ है वीजीआर और एक आता है वीजीटी के लिए। दोनों मॉड्यूलेटर का यही काम होता है, इन्हें बोला है वैक्यूम मॉड्यूलेटर्स। तो ये हो गया वैक्यूम सर्किट। आपने इसको ध्यान में रखना है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे काम कर रहा है। मैंने डीप में ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का। सो अब आ गई है बात वॉल्ट टाइमिंग की, जो कि जैसे मैंने सफारी का काफी डीप में ट्राई किया था आपको, तो आज हम बात करेंगे वॉल्ट टाइमिंग की, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैंने जो कंटेंट बनाया, आपकी काफी डिमांड थी कि स्कॉर्पियो S11, तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो इस गाड़ी के लिए नए हैं और इसमें जानना चाहते हैं, प्लीज है। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए क्योंकि इससे काफी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है ये सब बनाना और सब शेयर करना, ठीक है। तो वॉल्ट टाइमिंग की बात करते हैं। वॉल्ट टाइमिंग के लिए आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने फोटो लगाया हुआ है, तो यहाँ पे इसमें देख पा रहे हैं दो चेन होती है जो क्रैंकशाफ्ट के स्प्रोकेट से हाई प्रेशर, अब देखिए जो हाई प्रेशर पंप होता है उसमें डुअल टाइप का स्प्रोकेट लगा होता है, यानी एक स्प्रोकेट पे दो चेन चलती है।
तो प्राइमरी चेन होती है। प्राइमरी चेन इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले इसी को लगाना पड़ता है, ठीक है। तो क्रैंक शाफ्ट से हाई प्रेशर पंप के बड़े वाले स्प्रोकेट पे एक चेन हमने लगा दी। सबसे पहले आपने करना क्या, वॉल टाइमिंग बांधने के लिए सबसे पहले तो एक माइंड में बात रखी कि इसमें टाइमिंग टूल चाहिए हमें 2 स्कॉर्पियो में। जैसे सफारी में 3 चाहिए थे, वैसे इसमें 2 एसएमटी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक लगा हुआ है इंजन ब्लॉक में। जैसे सफारी स्टॉर्म में फ्लाईव्हील को लॉक कर रहे थे, वैसे इसमें उसी पॉइंट पे हम क्रैंकशाफ्ट को लॉक करेंगे, ठीक है। और एक होता है क्रैंकशाफ्ट को लॉक करने के बाद एक होता है कैमशाफ्ट। ये देखिए दोनों कैमशाफ्ट से लग गए, इनके ऊपर एक टाइमिंग टूल लगता है ऐसे, जो फिजिकली दोनों टूल कुछ ऐसे दिखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया दोनों कैमशाफ्ट के ऊपर इसको उठा के ऐसे रखेंगे तो दोनों कैमशाफ्ट लॉक हो जाएंगे, क्योंकि कैमशाफ्ट में पार्टिकुलर कट बने होते हैं और वो कट अलग अलग टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कट, 2 टाइप के अलग अलग कट होते हैं। तो उन कट को ये तभी बैठेगा जब आपने प्रॉपर उसको टाइमिंग पे रखेंगे। और एक ये जो पिन है इससे हम ब्लॉक करेंगे क्रैंकशाफ्ट को। तो 2 टाइमिंग टूल चाहिए, ठीक है। और 2 चेन होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सी होती है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इंजन को जो कीवे है, एक्चुअली देखिए यहाँ पे कीवे दिखाई दे रहा है, कीवे को 12 बजे की लाइन में कर देना है, ओके। 12 बजे की लाइन में करने के बाद जो प्राइमरी चेन है उसको लगाना है। प्राइमरी चेन कहां से कहां लगेगी, क्रैंक शाफ्ट स्प्रोकेट से हाई प्रेशर पंप के बड़े वाले स्प्रोकेट पे एक चेन लगा दी, ओके। अब जो हाई प्रेशर पंप पे छोटा वाला स्प्रोकेट होता है बाहर, उसमें सेकेंडरी चेन को लगाते हुए दोनों कैमशाफ्ट के ऊपर चेन को लगाना है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है सेकेंडरी चेन, यानी 2 चेन होती है। चलिए अब और थोड़ा डीप में देखते हैं। तो इसमें गाइड लगे हुए होते हैं, 2 तो फिक्स गाइड होते हैं और 2 एडजस्टिंग गाइड होते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली प्राइमरी चेन यहाँ पे पहले लगानी है, ठीक है। प्राइमरी चेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसको पहले लगाएंगे, उसके ऊपर ये दूसरी लगेगी। तो यहाँ पे एक फिक्स गाइड लगा हुआ है, प्राइमरी चेन का एक फिक्स गाइड है और एक एडजस्टिंग गाइड है, या टेंशनर बोल सकते हैं जिसे। ये नीचे वाला है, ये इंजन ब्लॉक में लगा हुआ होता है और ये स्प्रिंग लोडेड वॉल होता है, ठीक है। ये स्प्रिंग लोडेड होता है। और ऊपर वाला जो सेकेंडरी चेन में लगता है ये फिक्स गाइड है। और ये वाला हाइड्रोलिक, ये देखिए सिलेंडर हेड, यहाँ तक सिलेंडर हेड है जहां तक मैं बना रहा हूँ, यहाँ से नीचे ब्लॉक है। ये सिलेंडर हेड में लगा होता है और ये ऑयल के प्रेशर से टाइट होता है, यानी ऑयल के प्रेशर आने पे हाइड्रोलिक टेंशनर एक टाइप का। तो ये फिक्स गाइड हो गया और ये हाइड्रोलिक टेंशनर हो गया। ये भी टेंशनर है लेकिन ये स्प्रिंग लोडेड होता है। और ये भी ऊपर जो गाइड लगे हुए हैं। तो आपने देख लिया कि सबसे पहले 2 एसएमटी लगते हैं, एक तो कैमशाफ्ट को लॉक किया, और जब आपने कीवे को 90 डिग्री कर लिया था उस टाइम यहाँ पे ये देखिए इंजन ब्लॉक में एक पिन लगता है, जिससे जो सीधा क्रैंक शाफ्ट को लॉक करता है, जिसे इंजन घूमे ना। फिजिकली अगर आप देखेंगे ना तो इंजन में ये कुछ ऐसे नजर आएगा। इसका मैंने फोटो लगा रखा है, देखिए यहाँ पे देखिए इंजन के पास जहां सेल्फ स्टार्टर लगा होता है ना, जहां सेल्फ स्टार्टर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे जब आप यहाँ पे देखिए क्रैंक, यहाँ पे टाइमिंग पिन लगती है। ये जब सेल्फ स्टार्टर के पास में ही यहाँ पे टाइमिंग पिन लगती है। इस पिन को आपने खोलना है और इसमें वो टाइमिंग पिन को लगाना है। ये तभी लॉक होगा जब आपका 12 बजे की लाइन में क्रैंक शाफ्ट का कीवे 12 बजे की लाइन में होगा, तो उस टाइम ये लॉक हो जाएगा। क्रैंक शाफ्ट को लॉक करेगा। और लॉक कहाँ करेगा, देखिए क्रैंक शाफ्ट के लास्ट वाला फ्लाईवेट है, क्रैंक शाफ्ट का रियर एंड है, वहां पे यहाँ पे फ्लाईवेट में कट होता है, उस कट में ये पिन बैठती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे इंजन को लॉक करना होता है, यानी क्रैंकशाफ्ट को लॉक करना पड़ेगा। किस लिए क्रैंकशाफ्ट को लॉक करना है, सॉरी ओके। तो आपने क्रैंकशाफ्ट को लॉक किया। अच्छा देखिए अब यहाँ पे देखते हैं हम कि ये हो गई क्रैंकशाफ्ट के कीवे, देखिए 90 डिग्री है, कट बना हुआ है। और उस टाइम आपने प्राइमरी चेन को पहले लगा दिया, ठीक है। और स्प्रोकेट कहाँ लगे हुए हैं, स्प्रोकेट लगे हुए हैं क्रैंकशाफ्ट स्प्रोकेट और हाई प्रेशर पंप का बड़ा वाला स्प्रोकेट, क्योंकि इसमें इनबिल्ड 2 स्प्रोकेट होते हैं, एक के साथ एक 2 इनबिल्ड होते हैं। तो अंदर वाले स्प्रोकेट के साथ लगा दिया। फिर हमने फिक्स गाइड लगाया और ये ऑटोमेटिक टेंशनर जो स्प्रिंग लोडेड होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसमें एक कैविटी बना होता है, उसमें एक पिन लगती है, उससे होल्ड होता है और फिर इसको लगा देते हैं। फिर हमने सेकेंडरी चेन को चढ़ाया, लेकिन उससे पहले ये वाला टूल लगा देना है दोनों कैमशाफ्ट के ऊपर। और कुछ ऐसे लगेगा ये टूल, कुछ ऐसे देख पा रहे हैं आप, कुछ ऐसे लग जाएगा। तो ये 2 टाइमिंग टूल लगा दिए और ये
चेन को चढ़ाया आपने, उसके बाद ये वाला देखिए आप यहाँ पे, यहाँ तक ये रेड वाला दिख रहा है आपको, ब्लैक वाला यहाँ तक सिलेंडर ब्लॉक है और ये हेड में हाइड्रोलिक टेंशनर है। ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोलिक यानी चेन का टेंशनर। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि टाइमिंग चेन कैसे एडजस्ट होती है, तो ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक टेंशनर से ऑपरेट होती है, ठीक है। यानी जो चेन की टेंशन है, यहाँ पे क्या होता है, ये सिलेंडर हेड में ऑयल का प्रेशर आएगा ना, तो ये बाहर की तरफ निकलता है, इंजन स्टार्ट होती है और चेन को टाइट कर देता है। नॉर्मली जब आप टाइमिंग बांधेंगे कभी तो आपको लगेगा कि चेन लूज है, लेकिन जैसे इंजन स्टार्ट होगा टाइट हो जाती है। सेकेंडरी चेन जो टेंशनर है वो हाइड्रोलिक है और प्राइमरी का है वो मैकेनिकल है, ठीक है। दोनों चीजें आपने माइंड में रखना है। तो हो गया है वॉल्ट टाइमिंग। वॉल्ट टाइमिंग टूल के बारे में मैंने बता दिया। ये टाइमिंग टूल दो हैं, ये कैमशाफ्ट लॉकिंग टूल है, ये कुछ ऐसे दिखता है, ये टीडीसी लॉकिंग पिन है, इसको बोलते हैं टीडीसी लॉकिंग पिन या क्रैंकशाफ्ट लॉकिंग टूल। ये दोनों यहाँ पे फिजिकली ऐसे दिखा रखे हैं मैंने। सो आपको पता चल गया कैसे टाइमिंग बनना है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं अगेन बता रहा हूँ। क्रैंकशाफ्ट को 90 डिग्री 12 बजे की लाइन में घुमाना है, कीवे को 90 डिग्री रखना है और प्राइमरी चेन को चढ़ा देना है, फिक्स गाइड को लगाना है और ये टेंशनर को लगाना है, देन फिर सेकेंडरी चेन को चढ़ाना है, ठीक है। तो आपने एक सीक्वेंस याद रखना है कि कब क्या होगा, ऐसे ही आपको घुमा के इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। तो अब बात करते हैं सिलेंडर हेड के टाइटिंग टॉर्क की। तो इसमें क्या होता है, 10 माउंटिंग बोल्ट होते हैं सिलेंडर हेड के और 10 ही बोल्ट में जैसे फिजिकली 65 Nm ±3 न्यूटन मीटर से टाइट करना है एक बार। उसके बाद इनको क्या सीक्वेंस वाइज करना है, जैसे इनसाइड टू आउटसाइड ऐसे ऐसे करके। और सेकंड स्टेप में आपको 90 डिग्री टाइट कर देना है। 90 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं आप कितना, यानी एक नट टोटल कितना घूमता है जो पूरा टाइट करते हैं एक चक्कर, तो वो 360 डिग्री घूमता है। और 90 डिग्री यानी 1/4 यानी आधा से भी आधा हिस्सा में उसको टाइट करना है। फिर अगेन क्या बोल रहा है, थर्ड स्टेप में अगेन 90 डिग्री उसको टाइट करना है। दैट मीन्स 65 डिग्री से टाइट करो या 65 ±3 दैट मीन 62 भी हो सकता है और 2 Nm बढ़ भी सकता है, कोई इशू नहीं है। तो 3 स्टेप में टाइट होगा और 65 Nm +90 से टाइट होगा सिलेंडर हेड टाइटिंग। ये सीक्वेंस है और सीक्वेंस के मुताबिक करना है, अंदर से बाहर की तरफ सभी माउंटिंग को टाइट करना है। और लास्ट वन थिंग की हेड गैस्केट हमेशा रिप्लेस करना है किस कभी भी आप अगर हेड को अलग कर रहे हैं ब्लॉक से तो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। अगला वीडियो तैयार है जो कि गाड़ी के बारे में हम डीप पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हमने एक्चुअली सिर्फ इंजन के बारे में मोटी मोटी चीजें देखी हैं एंड अगला वीडियो में जल्दी इस वीडियो में मैं इनको सबको इंक्लूड करने वाला था, ट्रांसमिशन सिस्टम वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ 1 घंटा हो चुकी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज इस वीडियो का जितना आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा मोटिवेट होऊंगा और हम इस वीडियो को अगले वीडियो को मैं जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।